नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। और आज हम 1857 की क्रांति का अंतिम लेक्चर लेने वाले हैं और उसमें अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे हैं। ठीक है, परिणामों के साथ साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पुस्तकें महत्वपूर्ण है और उन पुस्तकों को भी एक बार फटाफट से रिविजन मोड में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं 1857 की क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे और उन परिणामों में सबसे पहला जो परिणाम तो यही रहा था कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। ठीक है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय शासन कर रही थी और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और उसके जगह पर जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो एक नियम लेके आएगी, एक कानून बना के लेके आएगी और उस कानून का नाम रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ये एक नया अधिनियम है। ये इसके बाद जितने भी कानून आएंगे ना, अब वो इसी नाम से आएंगे, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, या ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इसी नाम से आएंगे आपकी पे। इससे पहले जो नियम आते थे, क्योंकि वो कंपनी की वजह से कानून बनाए जाते थे, तो उसको चार्टर एक्ट कहा जाता था। ठीक है, तो उससे पहले जो भी नियम आते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनके, वो चार्टर एक्ट के फॉर्म में आएंगे। और अब जो नियम आएंगे 1857 की क्रांति के बाद, वो कौन से नियम आएंगे? भारत सरकार अधिनियम या भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इस नाम से आएंगे। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर ट्रांसफर या शक्ति स्थानांतरण किसको किए? तो शक्ति स्थानांतरण हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश साम्राज्य को। उस समय साम्राज्य हुआ करती थी क्वीन विक्टोरिया। अब देखो, ब्रिटेन में जो है क्रांति, जिस हिसाब से जैसे ही क्रांति की आहट पहुंची और ब्रिटेन में समझ में आ गया कि अब कंपनी जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि भारतीय क्षेत्र पर वो राज कर सके, इस वजह से ब्रिटिश संसद द्वारा सारे अधिकार किसको दे दिए जाते हैं? ब्रिटिश क्राउन को दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश क्राउन को जैसे ही अधिकार दिए जाएंगे तो कंपनी भी अपनी पेट लगाएगी, है ना। कंपनी भी अपने जितने भी अपने लोग हैं संसद में, पार्लियामेंट में, उन लोगों को इकट्ठा करके जॉन स्टुअर्ट मिल के नेतृत्व में वहां पर विरोध किया जाएगा। तो एक जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम याद रख लेना, और ये मिल वही है जो अपने उपयोगितावादी दार्शनिक कहलाता है। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म, इसमें जो मानता है वो कौन है? उपयोगितावादी। ये उपयोगितावादी दार्शनिक है कौन? जेम्स स्टुअर्ट मिल, है ना। जेम्स मिल का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो जेम्स स्टुअर्ट मिल, और इसने जो है इसने एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव में जो है ये उदारवादी नेता हुआ करता था। उस समय उदारवादी नेता था, उदारवादी। और उस समय सरकार थी अनुदारवादियों की, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और उसमें जो उदारवादी जो है ये नेता हुआ करते थे। और इन्होंने जो है प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट का विरोध किया कि अभी भी जो है कंपनी समर्थ है, कंपनी के द्वारा ही शासनाधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि आपने ब्रिटेन यहां पर बैठा है और भारत वहां पर है, तो कंपनी बहुत अच्छा शासन कर रही है। इस आधार पर जॉन स्टुअर्ट मिल मानते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कंपनी को ही ये पावर कैरी ऑन करना चाहिए। जबकि ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद ये मानती थी कि जो ये है कि अधिकार किसको जाने चाहिए? ब्रिटिश क्राउन को जाने चाहिए, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य को जाने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ एक विक्टोरिया घोषणा, महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा दी जाती है, और उस घोषणा को इलाहाबाद में कैनिंग जो है वो पढ़ता है। कैनिंग क्यों पढ़ेगा? क्योंकि वो गवर्नर जनरल है उस समय। ठीक है, उस समय कंपनी की तरफ से भेजा हुआ बंदा कौन है? गवर्नर जनरल कैनिंग। मैंने कहा था क्रांति के समय में गवर्नर जनरल कौन बनेगा? कैनिंग बनेगा। और कैनिंग जो है वो इलाहाबाद, जो आपातकालीन राजधानी बनी थी, मैंने कहा था दिल्ली पर कंट्रोल किसका हो गया था? क्रांतिकारियों का। तो अब राजधानी कहां पर है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में राजधानी से कैनिंग क्या करेगा? विक्टोरिया घोषणा पढ़ेगा कि विक्टोरिया ने कुछ वाक्यांश लिख के भेजे हैं, और वो वाक्यांश बेसिकली इंस्टेंट क्या परिवर्तन होने वाले, इस क्रांति का क्या परिणाम होने वाला है, उसके बारे में ये वाक्यांश है। ठीक है, तो इनको जो है पढ़ के सुनाएगा कौन? कैनिंग। तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? पहली बात तो मैंने बताई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो शासन है खत्म हो गया आज से, और आज से किसका शासन आ गया? ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया। जो ब्रिटिश की राजगद्दी पर बैठेगा ना, ब्रिटेन की राजगद्दी पर, उसी का शासन रहेगा अब भारतीय क्षेत्र में भी। ठीक है, तो दूसरी बात ये कहेगी कि 2 जनवरी 1859, 2 जनवरी 1850, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तारीख का आप बिल्कुल हवाला ध्यान रख लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट तारीख है। इस तिथि तक अगर कोई आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है, अगर इस तिथि पर कोई आत्मसमर्पण कर देता है और उस पर किसी भी अंग्रेज की हत्या का आरोप नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई आत्मसमर्पण कर देता है तो उसको बिना शर्त के माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई क्रांतिकारी जिसने कुछ अपराध नहीं किया है, अपराध का मतलब यह है कि किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, अगर किसी भारतीय को मार डाला या दूसरे कोई भी हत्या कर दी गई, तो उसमें कोई वो लागू नहीं होगा। सिर्फ अंग्रेज की हत्या नहीं होनी चाहिए इस बंदे से। ठीक है, तो उसको बिना शर्त के माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रूल इन्होंने
पहली दूसरी घोषणा के तहत रखा। फिर एक एक रूल ये बना, मतलब एक पॉइंट ये था उस घोषणा का कि जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल का पद जो है वो वायसराय के पद पर बदल दिया जाएगा। वायसराय के पद पर बदल दिया जाएगा। वायसराय क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जितने दूसरे कुछ काउंटीज हुआ करती थी, कुछ राज्य हुआ करते थे, ठीक है, तो इंग्लैंड के जैसे वेल्स है ना, इंग्लैंड का पार्ट नहीं है, वेल्स बाहर है, तो वेल्स में जो अंग्रेजी प्रतिनिधित्व हुआ करता था उस समय, तो वो एक वायसराय हुआ करता था। वायसराय उसका नाम दिया जाता है। तो वो भारतीय क्षेत्र में भी अब जो गवर्नर जनरल अपॉइंट होगा वो रहेगा गवर्नर जनरल ही, उसकी पद और शक्तियां लगभग गवर्नर जनरल के इक्विवेलेंट रहेगी, लेकिन वो क्या कहलाएगा? वायसराय कहलाएगा। तो वायसराय का ध्यान रख लेना कि इस पद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ब्रिटिश वायसराय। अब ये गवर्नर जनरल की जगह क्या कहलाएगा? वायसराय। ठीक है, अब देखो ये वायसराय दो तरीके से काम करेगा। एक तो देशी राज्यों की से बातचीत करने में, अब जैसे भारत में जितने भी दूसरी देशी रियासतें हैं, तो देशी रियासतों से बातचीत कौन करेगा? ब्रिटेन की तरफ से, तो ब्रिटेन की तरफ से बातचीत करेगा वायसराय। ठीक है, और जो भारत में आंतरिक जो कार्य हैं, ग्रह संबंधित कार्य हैं, जो विभिन्न जो भारत के प्रशासनिक कार्य हैं, उन सबकी जिम्मेदारी ये गवर्नर जनरल के रूप में ही निभाएगा। जैसे ब्रिटेन का गवर्नर है कोई, ठीक है, उस तरीके से जो है ये जिम्मेदारी निभाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये दोनों जिम्मेदारियां किसकी रहेगी? वायसराय की जिम्मेदारियां रहेगी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है इसका? कंपनी पहले जब चलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंग्लैंड में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर ही जो है उसका ही जिम्मा होता था कि आप जो है किस तरीके से भारत में गवर्नेंस देखोगे, किस तरीके से भारत में ट्रेड देखोगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये इनका काम हुआ करता था वो। ठीक है, जहां पे भारतीय क्षेत्र में क्या करते थे ये लोग? भारतीय क्षेत्र में जो भी शासन प्रशासन करना है वो यही संभालते थे। उनकी जगह पर इन्होंने क्या किया कि अब ये जो सारा काम है वो कौन करेगा? एक 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल करेगी। ठीक है, वो इंडियन काउंसिल बनेगी किसके नेतृत्व में? भारत सचिव के नेतृत्व में। तो जो पद है, जो सृजन किया गया पद का, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, उसमें 15 मेंबर है, 15 मेंबर रहेंगे। वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कौन रहेंगे। तो ब्रिटेन की संसद डिसाइड करेगी इन 15 सदस्यों को, और उनमें उनका जो प्रमुख रहेगा वो कौन रहेगा? भारत सचिव रहेगा। ठीक है, तो ये एक नियम बना दिया। पहले कौन कर रहा था ये काम? बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये काम कर रहे थे, और इनमें भी ऐसे 10-15 सदस्य हुआ करते थे, और उन्हीं की तर्ज पर लगभग ये भारत सचिव की काउंसिल बना दी जाती है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो ब्रिटेन में हुई है। क्या क्या हुआ है? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफर किसको कर दी गई है? ब्रिटिश क्राउन को। दूसरा, गवर्नर जनरल का पद किसमें बदल दिया गया है? वायसराय में। और तीसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर को किसमें बदल दिया गया है? भारत सचिव के नेतृत्व की 15 सदस्यीय कमेटी में, जिसको इंडियन काउंसिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या होता है भारत में? क्या भारतीय क्षेत्र में क्या हुआ? अब भारतीय क्षेत्र में देशी राज्यों ने हेल्प करी है इनकी। ठीक है, तो देशी राज्यों ने हेल्प करी है, तो जो भी क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करेगा देशी राज्य, उनको क्या दे दिए जाएंगे? उपहार दे दिए जाएंगे, कुछ क्षेत्र दे दिए जाएंगे जो ब्रिटिश सरकार दे सकती थी, उन्होंने किसी का खिराज माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी अपनी तरफ से जो भी भेंट उपहार दे सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, वो सारा उपहार दिया जाता है किनको? जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों की मदद करी थी, उन राजाओं को। दूसरा काम किया जाता है कि जो गोद निषेध प्रथा थी, जिसके तहत क्रांति हो रही है, जिसके तहत बहुत सारे जो राजा है वहां के देशी वो क्रांति में सम्मिलित होते हैं, तो गोद निषेध प्रथा जो विलय की नीति थी डलहौजी की, उस डलहौजी की नीति को समाप्त कर दिया जाता है। तो दूसरा परिवर्तन क्या किया जाता है देशी राज्यों के लिए कि वो गोद निषेध प्रथा को ही खत्म कर दिया जाता है। फिर तीसरा, इन्होंने जो है एक इंपॉर्टेंट काम किया इंडिया में कि जो इंडिया में जो क्रांति हुई थी ना, अब देखो आप देखोगे ना, तो क्रांति के प्रमुख कारणों में अपन ने क्या देखा कि ये गोद निषेध वाली प्रथा इंपॉर्टेंट थी। दूसरा अपन ने देखा कि अंग्रेज जो है सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तीसरा अपन ने देखा कि अंग्रेज जो है भारतीय सैनिकों को जो है पदोन्नति दे रहे हैं, और बहुत सारे सैनिक सुधारों की जरूरत है। मतलब कुल मिलाकर सैन्य कारणों की वजह से भी क्रांति हुई थी। तो ये जितने भी कारण है ना, उनको इन्होंने परिणाम में बदल दिया है। परिणाम में कैसे बदला? उनमें सुधार करके, कारणों में सुधार करके। गोद निषेध थी, गोद निषेध खत्म कर दो। दूसरा, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने लग गए थे, ईसाईकरण की बात चालू हो गई थी, तो उन सामाजिक धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करना ही बंद कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, तो दूसरी वजह से क्या हुआ कि पुरातन जितनी भी परंपराएं हैं उनका सम्मान करेंगे अब कौन? साम्राज्ञी, जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी सम्राट है, वो क्या करेगी? उन परंपराओं को सम्मान करेगी, और किसी भी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये कानून एक तरीके से ये बना दिया गया, ये एक पॉइंट जोड़ा गया। अब देखो, सबसे प्रमुख जो कारण था ना क्रांति का, वो था सैन्य कारण। ठीक है, क्योंकि अपन ने कल भी देखा था, कल वाले लेक्चर में,
कि जितनी भी क्रांति को ज्यादातर लोग मानते हैं ना, तो वो क्रांति को मानते हैं कि ये सैन्य क्रांति थी, ठीक है, और ये सैन्य ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। तो जब सैन्य कारण है तो सेना में सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है, तो सेना में सुधार के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, उसका नाम है पील आयोग, जिसको पील कमीशन भी बोलते हैं। ये 1861 में पील कमीशन बनेगा, और इस पील कमीशन में क्या किया गया, इन्होंने क्या किया कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। पहले क्रांति हो रही है, क्रांति क्यों हो रही है भाई, एक छावनी है, एक सैनिक छावनी है, उसमें सीमित संख्या में यूरोपीय है और अधिक संख्या में इंडियन है। जब भारतीय ज्यादा होंगे, भारतीय अपनी जब संचार के माध्यम से भारतीयों के पास बात पहुंचेगी, तो वो क्रांति में ज्यादा से ज्यादा अधिक भाग लेने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यूरोपियों की संख्या कम बढ़ जाएगी, और यूरोपीय की संख्या कम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्रांति में कौन डोमिनेट करेंगे, भारतीय। अब इन्होंने क्या किया कि अपन यूरोपियों की संख्या बढ़ा देते हैं और भारतीयों की संख्या कम कर देते हैं। तो इन्होंने ये एक नियम लागू किया। पहले जो अनुपात भारतीय जो सेना थी क्रांति से पहले, उसमें जो है 2,33,000 सैनिक हुआ करते थे भारतीय, ठीक है, पूरी सेना में। वो क्रांति के बाद कितने हो गए, 1,40,000। कितने, 1,40,000। पहले 2,33,000 हुआ करते थे, वो अब कितने हो गए, 1,40,000, ठीक है। यानी कि सैनिकों की बहुत भारी लेवल पे कटौती की गई, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया कि अनुपात को बढ़ा दिया गया। जो अंग्रेज, एक अंग्रेज के ऊपर मतलब 5 भारतीयों के ऊपर एक अंग्रेज हुआ करता था पहले, क्रांति से पहले, यानी कि 1:5 का अनुपात था यूरोपीय और भारतीय सैनिकों में। तो जो 5 भारतीयों पर एक अंग्रेज हुआ करता था, अब 2 भारतीयों पर एक अंग्रेज होगा, या 3 भारतीयों पर एक अंग्रेज होगा। बंगाल क्षेत्र में तो 2 भारतीयों पर एक अंग्रेज होगा, और मद्रास और बंबई क्षेत्र में 3 भारतीयों पर एक अंग्रेज होगा। यानी कि इनके अनुपात में भी जो है कमी, कटौती कर दी गई, ठीक है। यानी कि पहले जहां 5 सैनिकों पे एक अंग्रेज हुआ करता था, वहां पर अब दो सैनिकों पे या 3 सैनिकों पर ही एक अंग्रेज होगा, ठीक है। तो ये वो एक इंपॉर्टेंट परिवर्तन था जो पील आयोग द्वारा, किसके द्वारा, पील कमीशन, है ना, पील कमीशन द्वारा ये सुझाव आया, ठीक है, और ये लागू भी कर दिया गया। 1861 में पील कमीशन बनता है, ठीक है। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ वो था कि तोपखाना जो था, तोपखाने पर जो नियंत्रण था, पहले कोई किसी विशेष अधिकारी को मतलब तोपखाना नहीं दिया जाता था, है ना। तोपखाने का डेमोक्रेटाइजेशन हो रखा था, ठीक है। तोपखाने में कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं था संगठनात्मक तरीके से, लेकिन अब इसे विशेष प्रावधान के तहत ब्रिटिश अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया, ठीक है। तो अब तोपखाना किसके नियंत्रण में रहेगा, कोई ब्रिटिश अधिकारी होगा, उसी के नियंत्रण में रहेगा, ठीक है। तो दूसरा परिवर्तन हुआ है कि तोपखाने पर नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश अधिकारी का हो जाएगा। तीसरा जो परिवर्तन होगा कि सेना में सम्मिश्रण योजना आ जाएगी। सेना में सम्मिश्रण योजना आ गई, तो सम्मिश्रण योजना ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है, सम्मिश्रण योजना का मतलब क्या हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, ब्रिटिश सरकार को ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटेन, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य किसको ट्रांसफर किया है, ब्रिटेन की महारानी को। जब ब्रिटेन की महारानी को राज्य ट्रांसफर किया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना किसको ट्रांसफर कर दी गई, ब्रिटिश सरकार को ही ट्रांसफर करेगी। तो ब्रिटिश सरकार को जो है ये ट्रांसफर कर दी जाएगी, और सेना सम्मिश्रण योजना लागू कर दी जाएगी, ठीक है। सेना सम्मिश्रण यही है। फिर अपन देखते हैं सिपाहियों का चयन जो है, सिपाहियों का चयन किस आधार पर होगा। अब सिपाही जो है, पहले ज्यादातर जो सिपाही हुए जाते थे, सिपाही जो मैंने कहा था कि अवध को सिपाहियों की पौधशाला कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो सिपाही अपने को कहां से मिलते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, इस क्षेत्र से अपने को सर्वाधिक सिपाही मिलते थे पहले, ठीक है। अब इनमें कटौती कर दी जाती है। इस मैदानी भाग से अब सिपाही लेना लगभग कंपनी बंद कर देगी या कम कर देगी, बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल कम सिपाही कर देगी, और किसको सेना में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी, गोरखाओं को, सिखों को, पंजाब को। पंजाब, सिख और गोरखा से ज्यादा सैनिक लिए जाएंगे, कारण क्योंकि इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में दबाने में जो है सबसे ज्यादा मदद करी थी, गोरखाओं ने, सिखों ने और पंजाब वाले एरिया के सैनिकों ने, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनकी सेना में संख्या बल पर ज्यादा तवज्जो दे दी जाएगी, और बंगाल के जो सैनिक थे या बिहार के या यूपी के सैनिक थे उनकी संख्या कम कर दी जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो चार्ल्स नेपियर हुआ करता था, वो अपने सिंध वाले क्षेत्र में और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में उसका काफी इंटरफेरेंस रहा है, बहुत महान कूटनीतिज्ञ भी था ये, है ना। तो वो बोलता है जो बंगाल के जो सैनिक है ना, क्योंकि ज्यादातर जो सैनिक है ना उच्च जातीय वर्ग से आते थे बंगाल में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, उड़ीसा और इधर अपना मैदानी भाग जो कुल मिला के अपने मध्य, जिसको अपन बोल सके उत्तरी भारत का क्षेत्र, उसके जो सैनिक है उनको उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा है, किसने, चार्ल्स नेपियर ने, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना एक कि चार्ल्स नेपियर ने कहा है जो अपने बंगाल के जो उच्च जातीय सैनिक है उनको भाड़े के सैनिक कहा है कुल मिला के, ठीक है।
फिर कंपनी ने ये काम कर दिए, सैन्य सुधार भी कर दिए, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप भी कर दिया। और अब जो है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है कि अब जो है इनको पता चल गया कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की जरूरत है, तो फूट डालो राज करो की नीति को और स्ट्रांगली लागू करो, है ना, और मजबूती से लागू करो। तो एक एचिंसन है, वो क्रांति के दौरान एक बात बोलता है कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा पाए। ठीक है, इस स्टेटमेंट से ये लगता है कि कंपनी ने अब जो फॉर्मूला अपनाएगा, कंपनी नहीं, अब तो ब्रिटिश सरकार आ गई, तो ब्रिटिश सरकार अब जो फॉर्मूला अपनाएगी वो फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित रहेगा। ठीक है, तो और अपन देखते हैं बाद में बहुत सारे ऐसे एक्ट भी करती है कंपनी कि मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया जाए, तो उसके कंपनी, सॉरी मैं कंपनी बार बार बोल देता हूं क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के हवाले हो गई है। ठीक है, तो आप यह ध्यान रख लेना कि ऐसी चीजें भी बहुत सारी लागू की जाएगी जिसमें हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया गया है, और एक जो है ताकि इनका राज जो है ज्यादा दिन तक सस्टेन कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर ये इनका एकीकरण हो जाएगा, एक इकट्ठे आ जाएंगे, तो फिर ये क्रांति सफल भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी प्रमुख पुस्तकें अपन फटाफट से देख लेते हैं। एस एन सेन की एक फेमस किताब है 1857। जो एस एन सेन है ना, वो सरकारी इतिहासकार है किसके, 1857 की क्रांति के। एक ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रख लेना आप। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला है। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार है एस एन सेन, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार है ताराचंद। ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले ये काम दिया गया था मजूमदार को, आरसी मजूमदार को, रमेश चंद्र मजूमदार को काम दिया गया था, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो बाद में ये काम किसको सुपुर्द कर दिया गया, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखने का काम ये ताराचंद को दे दिया गया था। लेकिन अगर कोई पूछ ले 1857 से संबंधित सरकारी इतिहासकार कौन है, वो है अपने एस एन सेन। ध्यान रख लेना, अगर एस एन सेन ऑप्शन में नहीं है तो ताराचंद लगा दो भले, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन में क्या लगेगा, 1857 की क्रांति विशेषकर दे दिया तो एस एन सेन। तो एस एन सेन की पुस्तक है 1857, और उसकी प्रस्तावना लिख रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहले शिक्षा मंत्री भारत के। क्या लिख रहे हैं, इसकी प्रस्तावना लिख रहे हैं एस एन सेन के 1857 वाली पुस्तक की। फिर अपन देखते हैं, इसको सरकारी पुस्तक कहते हैं, सरकारी इतिहासकार भी कह देते हैं कभी कभी। फिर दूसरी पुस्तक मैंने आपको कल बताई थी, जीवी मालेसन की द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। आरसी मजूमदार की दो किताबें याद रखते हैं ना, द सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, है ना, म्यूटिनी मतलब होता है विद्रोह, है ना, तो सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, है ना, सिपाही विद्रोह और 1857 की क्रांति। फिर एक है ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड इंडियन रेनासा, है ना, ब्रिटेन की सर्वोच्चता और भारतीय पुनर्जागरण, ये भी आरसी मजूमदार की किताब है। दो किताबें इनकी फेमस है। ठीक है, एक किताब अपने एस बी चौधरी ने भी 3 किताबें लिखी, थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857-59, जितनी भी थ्योरी है इंडियन म्यूटिनी से संबंधित वो लिख रहे हैं, प्लस सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1765 से लेके 1857, ये भी 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा मिलती है। तो ये भी ध्यान रख लेना। एक सिविल अपने डिस्टर्बेंस के बारे में भी ये लिख रहे हैं, सिविल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया ना मैंने, है ना, तो वो गलती होगी, सिविल डिस्टर्बेंस है, सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी किसकी है, एस बी चौधरी की। एक सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, तो 1857 की क्रांति में क्या क्या सिविल रिबेलियन, सिविल मतलब होता है नागरिकों के द्वारा क्या रिबेलियन किया गया, क्या नागरिक विद्रोह था क्या, है ना, तो इंडियन म्यूटिनी में जो नागरिक विद्रोह है उसके बारे में तीसरी किताब बताती है। जो नागरिक डिस्टर्बेंस हुआ था, डिस्टर्बेंस मतलब तनाव, जो विरोध है, नागरिकों का विरोध है, वो किस रूप में आया, ब्रिटिश राज के तहत, तो ये भी इसकी भी जानकारी देती है। 1765 यानी कि प्लासी बक्सर के बाद से लेके 1857 तक, ये जानकारी भी अपने को एस बी चौधरी की किताब से मिलती है। थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये भी एस बी चौधरी की किताब है, ये भी 1857 से लेके और 59 तक की जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, एस बी चौधरी की ये 3 किताबें याद रखना। अशोक मेहता की द ग्रेट रिबेलियन, और वीडी सावर की द इंडियन वॉर, ये इंपॉर्टेंट किताब है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसकी किताब है, वीडी सावरकर की, ये भी महत्वपूर्ण लगा लेना आप। फिर चार्ल्स बेल की किताब है द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, और विलियम डपर, ये एक तो ये किताब आप याद रख लेना, एस एन सेन की, मालेसन की भी याद रखना, आरसी मजूमदार की भी याद रखना, और एस बी चौधरी की कम से कम एक ये तो याद होनी चाहिए, सिविल अपने डिस्टर्बेंस और सिविल रिबेलियन, क्योंकि दोनों से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडी सावरकर याद रख लेना, चार्ल्स बेल रहने देना वाले, विलियम डालरिम्पल की है द लास्ट मुगल, जिन्होंने जो किताब लिखी है ना वो बहादुर शाह जफर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। ठीक है, तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव देता है क्रांति का। तो बहादुर शाह जफर के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्रांति लिखी है द लास्ट मुगल और द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का फॉल होने वाला है, तो वो फॉल ऑफ ए डायनेस्टी और इन दिल्ली, और 1857 की इस किताब का पूरा नाम ये है। ठीक है, फिर अपन रुद्रांशु मुखर्जी की भी एक किताब है, रुद्राक्षु मुखर्जी,
तो रुद्राक्ष मुखर्जी की किताब ये भी इंपॉर्टेंट है, अवध या औध, अवध को औध भी बोलते हैं, इंग्लिश में OUDH भी लिखते हैं। तो अवध इन रिवॉल्ट, है ना, क्रांति में अवध कैसा था, अवध की स्थिति के बारे में मैंने कहा था, अवध में सबसे ज्यादा सैनिक संहार हुआ था उस समय। तो 1857-58 की अवध इन रिवॉल्ट किसकी है, रुद्राक्ष मुखर्जी की, और ये किताब बार बार एग्जाम में पूछी भी जाती है बहुत बार। फिर मार्क्स और एंजल की कल अपन ने देख लिया था एक स्टेटमेंट के जरिए, तो उस समय भी अपन ने किताब डिस्कस की। हाँ, आप कंफ्यूज हो गए अपने VD सावरकर और मार्क्स की किताब में, ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि VD सावरकर की किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसकी द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेना कि भारत का पहला जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ये बात किसने कही थी, तो ये बात VD सावरकर ने कही है। लेकिन शीर्षक किसका है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये शीर्षक है अपने मार्क्स और एंजल्स की किताब का। ये एक तरीके से आर्टिकल है, किताब नहीं है पूरी, है ना, 10, 15, 20 पेजों का आर्टिकल है ना। तो मार्क्स की द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये मार्क्स और एंजल की अपना आर्टिकल है, तो ये भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मजूमदार और ताराचंद में यहाँ पर मतभेद दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था मजूमदार को पहले सरकारी इतिहासकार अपॉइंट किया गया था राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, लेकिन मजूमदार के से कुछ बनी नहीं सरकार की, तो बाद में ये काम किसको दे दिया गया, ताराचंद को, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास लिखने की जिम्मेदारी किनको दी थी, पहले मजूमदार को दी थी, बाद में वो ट्रांसफर कर दी गई ताराचंद को, है ना। तो ताराचंद लिखेंगे भारत में राष्ट्रवाद शीर्षक से, किस बारे में लिखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास के नाम पे, है ना। तो इस शीर्षक से लिखेंगे दोनों लोग, मजूमदार भी लिखेंगे, ताराचंद भी लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास, है ना। और ताराचंद की एक और पुस्तक है भारत में राष्ट्रवाद, और इस सरकारी इतिहासकार है राष्ट्रीय आंदोलन के। मैंने बता दिया था 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन है, एसएन सेन, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, फटाफट से रिवीजन कर देते हैं कि कंपनी के राज का अंत हो गया, भारत सरकार अधिनियम आएगा 1858 में, जॉन स्टुअर्ट मिल एक प्रस्ताव द्वारा इसका विरोध करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं सारी वो किसको दे दी गई है, ब्रिटिश क्राउन को या साम्राज्य को। कैनिंग इलाहाबाद में विक्टोरिया घोषणा करता है, गवर्नर जनरल का पद वाइसराय में बदल जाता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर जो है 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल भारत सचिव के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। विक्टोरिया घोषणा में एक घोषणा होती है कि 2 जनवरी 1859 तक जो है आत्मसमर्पण कर चुके जितने भी लोग हैं ना, उनको बशर्ते पे क्षमा कर दिया जाएगा, बिना शर्त के क्षमा कर दिया जाएगा, अगर उन पर किसी भी अंग्रेज की प्रत्यक्ष हत्या का आरोप ना हो, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होनी चाहिए। फिर देशी राज्यों में 2 कार्य किए गए कि क्रांति के जितने भी अंग्रेजों की सहायता करने वाले लोग थे उनको उपहार और क्षेत्र दे दिए गए, और जो बौद्ध निषेध वाली जो नीति थी उसको खत्म कर दिया गया। सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप की अब नीति रहेगी किसकी, ब्रिटिश क्राउन की, और पुरातन परंपराओं को सम्मान करेगा। कुछ सैन्य सुधार किए गए, पील आयोग के नेतृत्व में सैन्य सुधार होंगे। 1861 में पील आयोग आएगा और ये कहेगा कि यूरोपियन सैनिकों की संख्या को बढ़ाओ, भारतीयों की कम करो, ठीक है। इसी वजह से क्या करा, पहले जो 1:5 हुआ करती थी संख्या, अब उसको बंगाल में तो कर दिया गया 1:2, और मद्रास और बंबई में कर दिया गया 1:3। वहां पर जहां पर 2,33,000 सोल्जर हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे क्रांति से पहले भारतीय, वो अब कब कितने कर दिए गए हैं, 1,40,000, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि तोपखाने का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश अधिकारी को दे दिया गया है। सेना में सम्मिश्रण योजना आ गई है, और जो जिसके तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया। फिर सिपाहियों का चयन जो होगा वो किस आधार पर होगा, अब जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहां से सिपाही नहीं आएंगे, अब कहां से आएंगे, गोरखा, सिख और पंजाब के सिपाही, ठीक है। तो इसको उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा है, चार्ल्स नेपियर ने कहा है बंगाल के सैनिकों को। फिर प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो एस एन सेन ने 1857 लिखी है, सरकारी पुस्तक है, और ये जो 1857 की क्रांति उसकी पहली सरकारी पुस्तक है, कौन सी, एस एन सेन की, और ये सरकारी इतिहासकार भी कहे जाते हैं। ताराचंद जो है उसको राष्ट्रीय आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है, जबकि इनको 1857 की क्रांति का, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो पुस्तक है एस एन सेन की, इसकी प्रस्तावना कौन लिखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर जीबी मालेसन, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, ये याद रख लेना। आरसी मजूमदार की 10 सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश पैरामाउंट सी एंड इंडियन रेनासा, ये भी आरसी मजूमदार की है, तो 2 किताबें ये याद रख लेना। एसबी चौधरी की 3 किताबें हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857 से 59 तक, सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1765 यानी कि अपने बक्सर से लेके 1857 तक पूरा, ठीक है। फिर सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी
ये 1857 से 59 तक, ये भी किसकी है? एस बी चौधरी की। फिर अशोक मेहता की है द ग्रेट रिबेलियन, ये भी एक बढ़िया किताब है। वी डी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और मार्क्स एंजल की द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने इसमें कहा था कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खुद वी डी सावरकर कह रहा है, लेकिन इनकी किताब का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लेकिन मार्क्स और एंजल्स जो है, इनका जो आर्टिकल है उसका शीर्षक क्या है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59, ये है इसका शीर्षक। फिर अपन देखते हैं चार्ल्स बेल द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखेंगे। विलियम डालरिम्पल द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857, ये वाली किताब लिखेंगे। रुद्राक्ष मुखर्जी की किताब वेरी इंपॉर्टेंट है, अवध इन रिवोल्ट 1857 से 58, ये भी एक महत्वपूर्ण किताब है। मजूमदार और ताराचंद के बारे में मैंने बता दिया, दोनों ने एक ही किताब लिखी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास, दोनों ने इसी शीर्षक से लिखी है। लेकिन सरकारी ठप्पा किस पे लगा है? ताराचंद पे, ध्यान रखना। सरकारी ठप्पा कौन है? ताराचंद। पहले मजूमदार जी को काम दिया गया था, लेकिन मजूमदार जी ने छोड़ देंगे बीच में, और ताराचंद जो है उन्होंने एक और किताब लिखी है भारत में राष्ट्रवाद नाम से। ठीक है, तो ये थी अपनी 1857 की पूरी क्रांति। मुझे उम्मीद है कि इसमें से अपना 1857 की क्रांति का कोई भी प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। लगभग पूरी 1857 की क्रांति हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो भी मॉडर्न का अगला टॉपिक है अपना, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते जाएंगे। आपको हमारे लेक्चर्स किस तरीके के लग रहे हैं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।